सोचिए, 40 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जाते हैं। एक बिल्कुल ऐतिहासिक दौरा जो अचानक से एक वायरल डिप्लोमैटिक विवाद में बदल जाता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना, इसके बचाव और इसके इर्द गिर्द छिड़ी उस विशाल बहस को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इसके अंदर गोता लगाते हैं। आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के कुछ सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? जी हाँ, बिल्कुल यही वो सीधा और तीखा सवाल था जिसने इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़काई। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का पूछा गया ये सवाल रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया। बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे इस एक छोटे से सवाल ने कूटनीतिक शिष्टाचार की आम सीमाओं को लांघते हुए पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम वायरल प्रेस वार्ता पर नजर डालेंगे, फिर नॉर्वे और भारत की जमीनी तुलना करेंगे। इसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया, भारतीय विदेश मंत्रालय का पलटवार कि भारत पर भरोसा क्यों करें, फिर उस पत्रकार पर उठे सवालों पर बात करेंगे और अंत में प्रेस पर छिड़ी उस व्यापक बहस को समझेंगे। पहला हिस्सा, वायरल प्रेस वार्ता, एक ऐतिहासिक यात्रा का अप्रत्याशित मोड़। देखिए, घटनाक्रम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा था। 15 मई को पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा शुरू होता है। फिर 18 मई को ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत ही संक्षिप्त ऐतिहासिक संयुक्त प्रेस मीट आयोजित होती है। और ठीक उसी दिन शाम 5:49 पर पत्रकार का वो वीडियो ट्वीट सामने आता है और देखते ही देखते वायरल हो जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन 19 मई को भारतीय विदेश मंत्रालय तुरंत एक विशेष प्रेस वार्ता बुलाता है। मतलब एक आम कूटनीतिक बैठक कुछ ही घंटों में अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई। दूसरा हिस्सा, नॉर्वे और भारत की तुलना, विवाद के पीछे की जमीनी हकीकत। अब उस पत्रकार के सवाल के पीछे की मानसिकता को समझने के लिए दोनों देशों के बीच के इस बड़े जमीनी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आंकड़ों की ये सीधी तुलना काफी कुछ बयां करती है। एक तरफ नॉर्वे है जिसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है और दूसरी तरफ भारत जो 140 करोड़ लोगों का एक विशाल और जटिल देश है। लेकिन असली मुद्दा क्या था? वो थी प्रेस स्वतंत्रता की रैंकिंग। नॉर्वे इसमें पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर। प्रति व्यक्ति आय को ही देख लीजिए, नॉर्वे में ये लगभग $86,000 है और भारत में $3,000 से भी कम। तो साफ है, नॉर्वे की ये उच्च संपत्ति और छोटे पैमाने की अर्थव्यवस्था उसे भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण वैश्विक लोकतंत्र से बिल्कुल अलग धरातल पर रखती है। और पत्रकार ने इसी नंबर 1 रैंकिंग को ढाल बनाकर अपना वो तीखा सवाल पूछा था। तीसरा हिस्सा, विपक्ष की प्रतिक्रिया, घरेलू राजनीतिक असर। जाहिर है, इस कूटनीतिक घटना की गूंज सिर्फ विदेशी धरती तक तो सीमित रहनी नहीं थी। भारत में भी यह तुरंत एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्ष ने इस मौके को हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि से जोड़ते हुए कहा, भारत की छवि का क्या होता है जब दुनिया एक ऐसे पीएम को देखती है जो घबराकर कुछ सवालों से भाग रहे हैं। इसी कड़ी में महुआ मोइत्रा ने भी पत्रकार को धन्यवाद देते हुए इस घटना को एक वैचारिक बहस का रूप दे दिया। उनका कहना था, नॉर्वे की मीडिया वो कह रही है जो गोदी मीडिया नहीं कह सकता। केवल विदेशी धरती पर जाना ही काफी नहीं है मोदी जी, स्वतंत्र समाज के तौर तरीके भी सीखने चाहिए। तो इन बयानों से बिल्कुल साफ हो गया कि ओस्लो का वो चंद सेकंड का वाकया अब भारत में एक बड़ी राजनीतिक बहस बन चुका था। चौथा हिस्सा, विदेश मंत्रालय, भारत पर भरोसा क्यों, एक कूटनीतिक खंडन। इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों और घरेलू राजनीतिक आरोपों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी तैयारी के साथ जवाब देने की ठानी। 19 मई की विशेष प्रेस ब्रीफिंग में उसी पत्रकार ने एक बार फिर अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा और सीधा सवाल दागा, नॉर्वे को भारत पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्या आप अपने देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकेंगे? ये वाकई एक बेहद चुनौतीपूर्ण सवाल था जो विदेश मंत्रालय के सचिव राजदूत सिबी जॉर्ज के सामने रखा गया। और इसके जवाब में जो सामने आया वो डेटा और इतिहास से भरा एक बहुत ही शानदार कूटनीतिक बचाव था। राजदूत सिबी जॉर्ज ने शुरुआत ही इस बुनियादी तर्क से की कि भारत को सिर्फ एक आधुनिक राष्ट्र के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। देखिए, एक सामान्य राष्ट्र की पहचान उसकी आबादी, सरकार और एक निर्धारित सीमा से होती है, लेकिन भारत की असली साख इस बात में है कि वह पिछले 5000 वर्षों से एक निरंतर सभ्यता के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भारत पर विश्वास इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसी सभ्यता ने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, शतरंज और योग दिया और अहिंसा का वो सिद्धांत दिया जिसे आज संयुक्त राष्ट्र भी मानता है। जब पत्रकार ने उन्हें बीच में टोकने की कोशिश की तो सिबी जॉर्ज बिना रुके आधुनिक समय में भारत की वैश्विक उपलब्धियों की एक पूरी लिस्ट पेश करते गए। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने कोविड महामारी के भयंकर संकट में 100 से अधिक देशों को वैक्सीन पहुंचाई, G20 की सफलतापूर्वक मेजबानी की, और वो भी तब जब अमेरिका और रूस के बीच भारी तनाव था। भारत ने उन्हें एक मंच पर लाकर सर्वसम्मति बनाई, अफ्रीकी संघ को पहली बार इस मंच पर शामिल कराया, 20 से अधिक देशों के साथ AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, और सबसे बड़ी बात, भारत हर 5 साल में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए शांतिपूर्वक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित करता है।
ये पूरा बचाव एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य के साथ अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने कहा, हम दुनिया की 1/6 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम दुनिया की 1/6 समस्याओं की जड़ नहीं है। ये वाक्य वैश्विक जिम्मेदारी के प्रति भारत के नजरिए को एकदम साफ कर देता है। ये जवाब इस बात का पक्का प्रमाण था कि 14 करोड़ का ये देश अपनी साख को लेकर कितना आत्मविश्वासी है। 5वां हिस्सा, पत्रकार सवालों के घेरे में, एक्टिविज्म या जर्नलिज्म। विदेश मंत्रालय का ये जवाब वायरल होते ही सोशल मीडिया और आलोचकों का ध्यान अब उस नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग की ओर मुड़ गया। यहाँ कूटनीतिक प्रोटोकॉल का एक तकनीकी अंतर समझना बहुत जरूरी है। दरअसल 18 मई को जो हुआ था वो एक संयुक्त प्रेस मीट थी। ऐसे आयोजनों में दोनों देशों के नेता सिर्फ अपना पूर्व निर्धारित संयुक्त बयान जारी करते हैं। यहाँ किसी तरह के सवाल जवाब की ना तो योजना होती है और ना ही कोई उम्मीद। इसके विपरीत प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुला मंच होता है जिसे विशेष रूप से सवालों के लिए ही डिजाइन किया जाता है। इसलिए कई जानकारों का मानना था कि पत्रकार ने एक औपचारिक प्रेस मीट में जबरन सवाल उछालकर प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया है। ये विवाद तब और गहरा गया जब 19 मई की ब्रीफिंग के दौरान एक और अजीब वाकया हुआ। जब राजदूत सिबी जॉर्ज उनके गंभीर सवाल का विस्तृत जवाब दे रहे थे तो वो पत्रकार बीच में ही जवाब पूरा सुने बिना उठकर बाहर चली गई। बाद में उनका तर्क था कि वो पानी पीने गई थीं। खैर, ये तर्क सोशल मीडिया को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। लोगों ने उनके पिछले रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए, जहां वो पहले भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव करती पाई गई थीं। कई विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनका मकसद जवाब सुनना था ही नहीं, बल्कि केवल विवाद खड़ा करके एक तरह का एक्टिविज्म करना था। छठा और आखिरी हिस्सा, प्रेस पर व्यापक बहस, लोकतांत्रिक नेतृत्व की अलग अलग शैलियां। विदेशी मंचों पर अक्सर भारत की प्रेस स्वतंत्रता को कमतर आंकने की कोशिशें होती हैं। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने याद दिलाया कि भारत में 200 से अधिक न्यूज चैनल 24 घंटे काम करते हैं। सीधी सी बात है, अगर देश में प्रेस पर इतनी ही पाबंदियां होती तो इतने सारे चैनल चल ही नहीं पाते। ये एक बेहद जीवंत और मुखर घरेलू मीडिया का ठोस प्रमाण है, जो विदेशी मीडिया की उस धारणा को सीधे चुनौती देता है। और ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक आधुनिक लोकतंत्र में सीधा जनसंवाद, खुली प्रेस वार्ताओं की जगह ले सकता है? एक तरफ वो पुराना मॉडल है जहां नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरी तरफ वो नई शैली है जहां नेता सीधे जनता से जुड़ना पसंद करते हैं, चाहे वो रैलियां हों या सोशल मीडिया। इस घटना ने हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 21वीं सदी में नेतृत्व का संचार आखिर कैसे बदल रहा है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Stay tuned for more updates daily as we bring you the latest information and highlights from around the world of sports and entertainment right here on our channel.